हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि ये आपका क्लास तीसरी है। तो ये इसमें हम बात करेंगे पहली बात तो ये आपकी इस विषय पर क्लास तीसरी है, पर ये जो क्लास है आपकी ये फर्स्ट क्लास है। ये आपको आज से आपका शुरू हुआ है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास जो मध्यकालीन इतिहास क्या है? इतिहास यानी अगर हमारे देश के हमारे संसार की पृथ्वी पर जो घटना हुई है पुराने समय में, उन घटनाओं को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक हो गया आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक भारत इतिहास। प्राचीन मतलब सबसे पहले जो घटना हुई है, मध्य का मतलब जब अंग्रेज शासन था तब जब घटना हुई है, और यानी आधुनिक भारत जो इस समय हुई है। इसको इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। चलिए आज हम बात करेंगे सीधा कि अध्याय 1 भारत और विश्व। जाइए आप, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं भारत और विश्व, तो आपको कहीं समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास अगर बुक जो है, अगर बुक हो मध्य इतिहास का, बुक आती है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए मध्य इतिहास, यानी प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्य इतिहास। तो मध्य इतिहास का पहला अध्याय है ये अध्याय भारत और विश्व। भारत क्या है, विश्व क्या है, इस पर हम जरा डिस्कस करेंगे। चलिए भारत क्या है और विश्व क्या है। चलिए हम बात कर रहे हैं भारत क्या है। पहली बात हम भारत के बारे में बात कर ले कि भारत क्या है। भारत क्या है, इंडिया क्या है। तो चलिए देखिए, भारत एक देश है, ये सभी को पता है। भारत क्या है, देश है। और देश कैसे पता चलता है? सरकार के थ्रू। सरकार क्या है? सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जो देश को अमूर्त रूप से मूर्त रूप में परिवर्तित कर देती है। सरकार क्या है? अमूर्त रूप को मूर्त रूप में परिवर्तित करती है। यानी ऐसा देश जिसका कोई रूपरेखा नहीं होता है और उसे रूपरेखा बताती है। यानी जो सरकार होती है, जैसे बीजेपी सरकार है, ये सरकार जो है केंद्र सरकार, ये देश को बताती है कि ये देश हमारा है। तो अमूर्त देश रूप को मूर्त में परिवर्तित करने का काम सरकार करती है। तो चलिए ये देश क्या है, देश को सरकार ही बताती है। तो भारत एक देश है। भारत क्या है? भारत एक देश है। अब देश को कहीं कहीं राष्ट्र भी कहा जाता है। उसे कब कहा जाता है? चलिए, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत एक देश है और उसे हम राष्ट्र भी कहते हैं। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। हम सब लोग कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत कहाँ है? एशिया में। इतनी बात समझ में? तो आप लिखिए भारत। हमारी बात सुनिए, आप कॉपी कलम पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक पॉइंट को लिख लीजिए। ठीक, एक एक पॉइंट को आप लिख लीजिए। तो जो है भारत एक देश है, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के कितने राष्ट्र हैं, भारत के कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप बताइए। तो भारत के 28 राज्य हैं। हमने बात किया था 28 राज्य के बारे में, जिसमें से 10 राज्य को हमने ट्रिक से याद करने के लिए बता दिया था। तो जो है भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वो केंद्र शासित प्रदेश क्या है, उसे हम कैसे याद करेंगे? चलिए, हमने बात की था डी। डी का मतलब होता है क्या? दिल्ली और दादरा। ध्यान दीजिए, हमने बोला था डी। याद करिए, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। एक होता है आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
दिल्ली, ये 8 जो है हमारे देश में, भारत देश में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन से है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक हो गया, दूसरा आपका चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन द्वीप 3 हो गए, और दिल्ली, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, ये आपके 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गए, यानी डी। ये क्या हो गया? दादरा दमन द्वीप हवेली नगर, ये हो गया, और दी का मतलब दिल्ली, एल लद्दाख और लक्षद्वीप, जे पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, 2 2 4 2 6, कितने हो गए? 6, कितने हो गए? 6। अब क्या बचा आपका? अब आपका बच्चा है चंडीगढ़ सी, और एक बच्चा है ए, DDLLPJCA। इसको हम एकदम आसान भाषा में लिखने के लिए बोले थे कि आप लिख लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो जाइए आप उस वीडियो को देखिए। एल का मतलब दादरा नगर हवेली दमन दीव, फिर दूसरे डी का मतलब है दिल्ली, एल का मतलब है लद्दाख और लक्षद्वीप, पी का मतलब पुडुचेरी, जे का मतलब जम्मू कश्मीर, सी का मतलब चंडीगढ़, ए का मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 8 आपके द्वीप समूह हो गए, हमने बताया था। तो चलिए 8 केंद्र शासित प्रदेश, आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली। तो भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत का अपना संस्कार, संस्कृत, भाषाएं, संविधान, इतिहास सब मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। अब देखिए ये राष्ट्र क्या होता है? भारत का सरकार, संविधान, संस्कृत, भाषाएं, इतिहास सब मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। तो भारत को हम एक राष्ट्र भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत है, देश है, संविधान है, अपनी सरकार है, ये सब है, तो हम उसे एक राष्ट्र भी कह सकते हैं। तो भारत अपना सरकार, संस्कृत, भाषाएं, संविधान, इतिहास सब मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं, तो भारत को हम एक राष्ट्र कह सकते हैं। भारत क्या है? भारत एक देश है, भारत एक राष्ट्र है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट आपका भारत। भारत को कुछ आसान शब्दों में बता दें कि भारत एक बड़ा देश है जहां करोड़ों लोग रहते हैं, जिनकी अपनी सरकार, पहचान है। भारत क्या है? भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां करोड़ों लोग रहते हैं, और भारत की पहचान सरकार है। सरकार क्या है? भारत की पहचान है। तो सरकार बीजेपी है। अगर बीजेपी की सरकार, तो भारत में बीजेपी की सरकार है। सरकार क्या है? समझ में आ गई? चलिए विश्व क्या है? विश्व क्या है? भारत के बारे में हमने बात कर लिया, भारत एक देश है, भारत एक देश है, और जो है इसकी राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है, ये हमने बात कर लिया। 28 भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये हमने बात कर लिया। भारत अपना संस्कृत, संस्कार और जो है संविधान, इतिहास सब मिलकर एक राष्ट्र बनाता है, उसे हम भारत को ही राष्ट्र कहते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, और जो है सरकार भारत की पहचान है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्या है? विश्व। अब हमने भारत के बारे में बात कर लिया, और भारत के बारे में आप जरा से लिख लीजिए। भारत एक देश है, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी दिल्ली है। भारत अपना संस्कार, संस्कृत, भाषाएं, संविधान, इतिहास सब मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, जिनकी अपनी सरकार, पहचान है। विश्व क्या है? विश्व दुनिया का मतलब, यानी विश्व का मतलब होता है पूरा दुनिया, पूरा संसार, जहां बहुत सारे देश हो। भारत विश्व का एक देश, और जो है विश्व क्या है? विश्व के सारे देश। भारत क्या है? भारत विश्व का एक देश, और विश्व क्या है? विश्व के सारे देश को हम विश्व कहते हैं। चलिए
दुनिया में मौजूद सभी देश, महाद्वीप, समुद्र, पहाड़, जंगल, मनुष्य, जीव जंतु सब कुछ मिलकर विश्व बनाते हैं। भारत कौन बनाता है? राष्ट्र कौन बनाता है? भारत अपना सरकार, लोग भारत के, और संस्कृत, भाषाएं और संविधान, ये सब भारत या राष्ट्र बनाता है। और विश्व कौन बनाता है? दुनिया में मौजूद सभी देश, महाद्वीप, समुद्र, पहाड़ और जंगल, मनुष्य, जीव जंतु सब कुछ मिलकर विश्व बनाते हैं। चलिए अब हम बात कर ले कि विश्व में अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये सब महाद्वीप आते हैं। महाद्वीप का मतलब जमीन का टुकड़ा। और जो है ये भारत क्या है? भारत एक एशिया, हम सब लोग कहाँ रहते हैं? एशिया। भारत एक एशिया, भारत एक एशिया का देश है। तो भारत और विश्व में अंतर आ गया। चलिए, विश्व का मतलब पूरा संसार, सभी देश मिलकर विश्व बनाते हैं। भारत दुनिया का एक देश होता है और विश्व दुनिया के सभी देश होते हैं। भारत दुनिया का एक देश, विश्व दुनिया के सभी देश होते हैं। भारत और विश्व, अब हम बात करेंगे ये दोनों पे डिस्कस करेंगे। अध्याय 1 में आपका साफ साफ दिया है कि भारत और विश्व, तो भारत और विश्व पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भारत और विश्व में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, भारत और विश्व में 8वीं सदी से 18वीं सदी तक, यानी 8वीं सदी से 18वीं सदी तक, यानी 1000 वर्ष में, 1000 साल में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 8वीं सदी से देखिए, ये जो हमारा भारत चल रहा है, हमारा विश्व चल रहा है, इसमें 8वीं सदी के से लेकर और 18वीं सदी, 10 सदी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और इससे पहले ये सब सिस्टम नहीं था। यूरोप और एशिया में भी नई सामाजिक संरचना और राजनीतिक संरचना पैदा हुई। चलिए, भारत और विश्व में 8वीं सदी से 18वीं सदी, 1000 वर्ष में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। साथ में क्योंकि भारत और विश्व में परिवर्तन हुआ, तो जो है यूरोप और एशिया, ये विश्व में है, तो यूरोप और एशिया में भी नई सामाजिक संरचना और राजनीतिक संरचना पैदा हुई। राजनीतिक संरचना यानी सामाजिक, समाज में रहना, खाना और कैसे बात करना, ये सब सामाजिक संरचना होगी। समाज के जितने कार्य हैं, सामाजिक संरचना हो गई। राजनीतिक आप समझ रहे हैं, नेता वगैरह, ये सब जो है संरचना पैदा हुई 8वीं सदी से 18वीं सदी, 10 साल में। यूरोप और एशिया में भी नई सामाजिक ये सब पैदा हुई। नई संरचना लोगों की सोचने या जीने का के ढंग पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी 8वीं सदी से 18वीं सदी, 1000 साल में जो है भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, भारत और विश्व में। जिनमें जब परिवर्तन हुआ तो यूरोप और एशिया पर भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि ये जो है संसार, दुनिया, विश्व का एक टुकड़ा है, तो इस पर भी परिवर्तन हुआ। जब इस पर परिवर्तन हुआ तो हमारे यहाँ भारत में, विश्व में जो है बोलने और मनुष्य को जीने का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, ढंग पड़ा। यानी नई संरचना लोगों की सोचने या जीने के ढंग पर गहरा प्रभाव पड़ा। कैसे बात करें, कैसे सोचा जाए। पहले लोग ये नहीं सोचते थे कि हमें घर बनाना है, मकान बनाना, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए। पहले शिकारी जीवन था, दिन भर शिकार करते थे, शाम को खा लेते थे, जहाँ पाते थे लेट जाते थे। ये है कि जो हमारा यूरोप और एशिया है, तो इस पर जो है सामाजिक और राजनीतिक नई संरचना पैदा हुई। और ये नई संरचना लोगों की सोचने और जीने के ढंग पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब सोचने और जीने का गहरा प्रभाव पड़ा तो हमारे भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत जो है वो एशिया में स्थित है। तो इस परिवर्तन का प्रभाव, जो नई परिवर्तन हुआ, तो इस परिवर्तन का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। भूमध्य सागर के इर्द गिर्द देशों में या क्षेत्रों में पैदा होने वाले विशाल साम्राज्यों के साथ रोमन या फारसी साम्राज्य भी शामिल थे। भारत के बहुत पुराने व्यापारिक संबंध थे, जो है रोमन साम्राज्य से और फारसी साम्राज्य जो थे। अब सुनिए, यहाँ पे दिया गया भूमध्य सागर के इर्द गिर्द, यानी भूमध्य सागर के चारों जो है तरफ, जो है एक तरफ आपका एशिया है, दूसरी तरफ अफ्रीका है। ये आपका भूमध्य सागर है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका, और जो है एशिया है, यूरोप है, एशिया है और
यूरोप मान लीजिए। तो भूमध्य सागर के इर्द गिर्द देशों में, यानी ये जो महाद्वीप है, महाद्वीप में देश है, तो देशों में कुछ देश में, क्योंकि दूर न सिर्फ महासागर के इर्द गिर्द, यानी जो ये है भूखंड, जो जमीन के खंड महाद्वीप है, इनके कुछ देशों में जो है, ये क्षेत्रों में पैदा होने वाले विशाल साम्राज्यों के साथ रोमन या फारसी साम्राज्य भी शामिल थे, क्योंकि ये रोमन और फारसी साम्राज्य ये तीनों पर जो है शासन करते थे, राज्य करते थे। राजा जो है ये तीनों पर राज्य करते थे, मगर इनके कुछ देशों पर करते थे। भारत के बहुत पुराने व्यापारिक संबंध थे। जो हमारा भारत है, भारत एशिया में है, तो भारत से जो है ये अफ्रीका, ये जो देश है, इनसे पुराने व्यापारिक संबंध थे। इतनी बात समझ। अब ये भूमध्य रेखा की बात आ गई कि भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द देश। तो ये भूमध्य रेखा क्या है, यहाँ पे देखिए, यह एक बड़ा खारा समुद्र है। भूमध्य सागर क्या है, ये एक समुद्र है, ये नमकीन समुद्र है, इसका पानी खारा होता है। इसमें पानी कहाँ से आता है, क्योंकि ये महाद्वीप के बीच में है। चलिए, जो एशिया, यूरोप या अफ्रीका तीनों महाद्वीप के बीच में स्थित है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप तीनों महाद्वीप के बीच में स्थित है। यहाँ अटलांटिका महासागर से जिब्राल्टर जल डमरू मध्य द्वार से जुड़ा है। अब सुनिए, ये जो भूमध्य सागर है, ये जो है अटलांटिका, यानी अटलांटिका महासागर, ये भी एक महासागर है। जैसे ये भूमध्य सागर है, वैसे एक महासागर है, बड़ा सागर है, से जिब्राल्टर जल डमरू मार्ग द्वारा जुड़ा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जिब्राल्टर क्या है। चलिए, इधर हम तनी से बात कर लेते हैं। ये जिब्राल्टर जल डमरू मध्य द्वार, ये एक ऐसा द्वार है जैसे खेतों के बीच में एक, ये जैसे खेत है और ये खेत है, तो खेतों के बीच में एक पगडंडी होती है। पगडंडी का मतलब पैदल चलने के लिए जिस रास्ते से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है, खेतों के बीच, या इस पार से उस पार जानवर जाते हैं, उसी प्रकार ये जो है अंटार्कटिका यानी यूरोप और अफ्रीका के बीच से एक जो दर्रा निकला है, पतला पतला सकी जगह, जिसमें पानी जो है अंटार्कटिका से जो है कहाँ आता है, भूमध्य सागर में आता है। और इसी गली को हम क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य द्वार, इसी को हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल डमरू मध्य द्वार। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, कोई डाउट? तो अब हमको बताइए इसमें कि देश क्या है, विश्व क्या है। जो हमारा भारत और विश्व है, इसमें जो है 8वीं सदी से 20वीं सदी यानी 1000 वर्षों में परिवर्तन आया। तो इसका असर जो है भारत पे पड़ा कि नहीं पड़ा, ये आप कमेंट में कमेंट कीजिए। और जो है भूमध्य सागर का जो है पानी वो कैसा होता है, नमकीन होता, खारा होता, मीठा होता, कैसे होता है, और इसमें पानी कहाँ से आता है। और आखिरी प्रश्न है आपका कि जिब्राल्टर जल डमरू मार्ग क्या है।